हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स से संबंधित एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से संबंधित 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके हर एक एग्जाम में अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे तो अधिकांश इन्हीं 200 प्रश्नों में से दिखेंगे। तो आपके आने वाले, चाहे बिहार दरोगा की एग्ज़ाम है, आपका बीपीएससी की एग्ज़ाम है, सीडीपीओ की एग्ज़ाम है, रेलवे अभी आपका ग्रुप डी है, इन सभी एग्ज़ाम्स में अगर आप जाएंगे तब आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आप पूरे प्रश्न को हल करें और आपको हर एक प्रश्न के लिए हम 3 सेकंड का समय देंगे। आप उसे अपने आप से आंसर करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे आपके 200 में कुल कितने नंबर आए। साथ ही साथ आप बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वीडियो तो शुरू करते हैं देखने के लिए पर पूरी की पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं। ये सही चीज़ नहीं है। आप जब भी फ्री हों इस वीडियो को पूरा देख कर जाएं, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपके पूरे के पूरे हमने निचोड़ करके, जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आज का पहला प्रश्न है और आपको बता दूं, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। साथ ही साथ नीचे एक पीडीएफ की लिंक दी गई है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे ये 200 प्रश्न आपको कैसा लगा। ठीक है, क्या आपके ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्या आपने कभी एग्ज़ाम दिया है तो ये सभी प्रश्न आपको देखने के लिए मिले हैं, ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। देखेंगे आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है। आप भी आंसर करते चलेंगे। आपको हर एक प्रश्न के लिए 3 सेकंड का हम समय देंगे। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है यह 8वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 8वीं शताब्दी में। और इसके जो संस्थापक थे वह हैं दंतिदुर्ग। क्या है? दंतिदुर्ग, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दूसरा, सेन वंश की स्थापना किसने की। सेन वंश जो कि बंगाल का एक राजवंश था, ध्यान में रखेंगे, सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था जिससे इसकी स्थापना हेमंत सेन ने किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट वंशीय राजा कृष्ण प्रथम ने सर्वप्रथम एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। बल्लभी काल जो कि संबंधित है आपके गुप्त काल से। बल्लभी काल गुप्त काल के समान होते हैं, इस कारण इसे बल्लभी काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है अगला कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था। प्रश्न को समझेंगे। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक पुस्तक भी है इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न, गुप्त राजाओं में कौन से सिक्के चलवाए गए थे। यहाँ पर विकल्प आपको चुनना है, दिनार, ड्रम, रूपक और स्वर्ण। सही विकल्प अगर चुने तो आपका क्या आंसर होगा? आंसर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल में दिनार और स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे, यानी सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। अगला प्रश्न है,
अगर वहीं हम बात करें दिनार की, तो दिनार क्या है कि जो रोमन के साम्राज्य के नकल से चलाए गए थे, और स्वर्ण कहा जाता है जो सोने और चांदी से बना हुआ शुद्ध सिक्का होता है। अगला प्रश्न, कुषाणों ने किसके लिए सिक्के चलवाए थे, यानी कि किसके सिक्के चलवाए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि कुषाण वंश के द्वारा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। और कुषाणों को क्या कहा जाता था? तुषारी लोग के नाम से जाना जाता था। तो हमारा सही आंसर यहाँ हो जाएगा, कुषाणों के द्वारा चलाए गए सिक्के सोने, चांदी और तांबे हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कुषाण वंश के समय में ही शक संवत की भी शुरुआत की गई थी। 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। आप हमें कमेंट में ये बताएंगे विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी और किसके समय में की गई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आपको पता होना चाहिए कि मौर्य सम्राट जो था, जिसका मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होता है, जबकि इसका अंतिम जो मौर्य सम्राट होता है वह होता है बृहद्रथ। और बृहद्रथ को मार करके ही उसका मित्र जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने ही शुंग वंश की स्थापना करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। वीडियो पसंद आ रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है? प्रश्न है, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस, आप कमेंट में ये बताएंगे मोगलीपुत्र तिस बौद्ध धर्म के किस संगीति के अध्यक्ष थे? बौद्ध धर्म के किस संगीति के अध्यक्ष थे, ये कमेंट में आप बताएंगे, है ना। मोगलीपुत्र तिस जो हैं ये बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान भी थे, है ना। और ये जो मोगलीपुत्र तिस हैं, इन्हीं के कहने पर जो अशोक थे, इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, है ना। और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी रहे थे मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में सूरा का प्रयोग होता था सौत्रामणि के रूप में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सौत्रामणि। अगला प्रश्न, वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध को हम 10 राग युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किस युद्ध से? 10 राग युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो ये वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध परूसनी नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए परूसनी नदी के किनारे। और इसमें भारत के तरफ से राजा कौन थे? सुदास। जो भारत जन के जो राजा थे सुदास ने 10 राजाओं के जो संघ थे उसे हराया था। अगला प्रश्न, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? सोमपुरी विश्वविद्यालय जो कि बंगाल में संबंधित है, और बंगाल के पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, इसने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? रामपाल, इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की है। ऐसे ही आप लोग अगर जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे एप्लीकेशन ज्ञान फॉर एग्जाम पर आपके लिए एक डेली क्लास कराई जा रही है। एक नया बैच चल रहा है जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है 20 मई को। आप चाहें तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 50% डिस्काउंट भी चल रही है, और साथ ही साथ आपको कैशबैक ऑफर भी वहां पर शामिल है, जो कि 350 रुपये तक 350 तक आपको कैशबैक मिल जाएंगे। तो आप यहाँ ज्वाइन कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, या नीचे लिंक है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान फॉर एग्जाम डाउनलोड कर लें। क्लियर है? और अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर है 7654
957719। यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। हमारा रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो क्षत्रिय वंशीय थी, और क्षत्रिय वंशीय कौन सी? कोलीय वंश की रानी थी, और इनका विवाह जो था क्षत्रिय शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन से हुआ था, जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे। अगला प्रश्न, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? वल्लभी विश्वविद्यालय, अगला जो प्रश्न है हमारा कि वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो भट्टारक नामक व्यक्ति ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए, भट्टारक नामक व्यक्ति ने। वल्लभी गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार के भागलपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ है? ये पीडीएफ आपको पूरे ऐसे ही आंसर के साथ मिल जाएंगे, आप वहां पर जरूर उसे डाउनलोड कर लेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय में हुआ था, और कुमारगुप्त क्या था? तो गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बेटा था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? प्रश्न को समझेंगे। बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी शाखा है उसकी जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो वह है हीनयान। हीनयान जो है यह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, और हीनयान ना तो विश्वास करता है मूर्ति पूजा पर, और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। ये कौन नहीं करता है? हीनयान। जबकि आपका जो बौद्ध धर्म है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? नैतिक आचार संहिता के बारे में जो समझाने वाली पिटक है, पिटक पहले तो आप ये समझें कि पिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि 3 पिटक होते हैं आपका, धम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। तो यहाँ जो प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से नैतिक आचार संहिता के बारे में वर्णन हमें मिलता है विनय पिटक से। ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। इसमें संघ, भिक्षु और भिक्षुणियों के जो होते हैं उनके नियम कानून की बात की गई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जो ग्रंथ बताता है वह है हमारा सूत पिटक। किसके लिए? तो शिक्षा के बारे में जो बताता है वह हमें सूत पिटक से वर्णन मिलती है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? तो ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में जो महायान पंथ है इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ था, और कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ था? ध्यान से समझेंगे प्रश्न को। महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ था? तो यह था आपके चौथी संगीति। चौथी संगीति जो कि आपके कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप, और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी बौद्ध संगीति जो कि 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी, इसकी अध्यक्षता कालाशोक के समय में किसने किया था? सवाकामी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, सवाकामी।
अगला प्रश्न, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये अभी हमने बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को चिन्ह कौन सा है? गौतम बुद्ध जब घर से निकले थे, घर छोड़े थे, तो उसका चिन्ह क्या है? तो वह होता है आपका घोड़ा। घोड़ा से वो निकले थे। ठीक है। अगला प्रश्न, है गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक बोधि वृक्ष। क्लियर है? बोधि वृक्ष है। और गौतम बुद्ध को कुछ माफ करेंगे, यहाँ पर निर्वाण की जो है ये आपका बोधि वृक्ष नहीं है, यहाँ निर्वाण नहीं ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर टाइप गलत हो गया है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह जो है वह बोधि वृक्ष नहीं है, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ है। ठीक है, ओके, बाय मिस्टेक वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, टाइप हो गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जो चिन्ह बताता है यानी कि जन्म के बारे में, वह है कमल और एक और होता है कमल के साथ साथ बैल। कमल और बैल इसके बारे में बताता है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध के सारथी के नाम से जाना जाता है उनका जो सेवक था चन्ना। चन्ना को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए चन्ना। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के कथांक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? जो कथांक थे वो गौतम बुद्ध के कौन थे? तो कथांक नाम था गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम। ठीक है, घोड़ा का नाम था कथांक। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आप सब जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में महाभारत को जाना जाता है। अगला प्रश्न, और महाभारत की रचना कौन किया था? तो वेद व्यास ने। प्रश्न है, बोगाज-कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया है? बोगाज-कोई अभिलेख का संबंध कहाँ से है? तो यह है टर्की से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी टर्की। अगला प्रश्न, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अष्टांग संग्रह की अगर हम बात करें तो अष्टांग संग्रह की जो रचना है यह किया गया था आपके बाणभट्ट के द्वारा। और बाणभट्ट जो है यह क्या है, बाणभट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और ये जो पुस्तक है आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। अगला प्रश्न, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? त्रिकोणीय संघर्ष जो है 8वीं शताब्दी में किसके किसके बीच हुई थी? तो आपको याद रखना है पल्लव, पांड्य और चालुक्य, इन तीनों के बीच में ये हुई थी। पल्लव, पांड्य और चालुक्य के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए लिया गया है? कोरोमंडल शब्द जो है किससे संबंधित है? तो यह सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी चोल से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगर देखें तो कोरोमंडल तट जो है यह भारत के प्रायद्वीपीय की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को कहा जाता है। आपने देखा होगा जो भारत जो हमारा है कुछ इस तरह से ऐसा, तो ये जो दक्षिण पूर्व वाला जो एरिया है इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की साइड को। आगे, कौन सा कथन गलत है? आंसर करेंगे तो यहाँ पर है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पांड्य वंश की राजधानी क्या है? मदुरई। चेरों की राजधानी है बंसी। विदेह की राजधानी मिथिला। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है जो सही आंसर आप हमारा हो जाएगा वह है डी कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं जो है यानी कि ये सभी के सभी सही है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई, चेरों की राजधानी वंशी, विदेह की राजधानी मिथिला होती है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का जो एक मंडल है ये किसके लिए संबंधित है? तो वो मंडल कौन सा है? सोम के लिए।
और ये सोम के लिए कौन सा समर्पित है? नौवा मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का नौवा मंडल सोम को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? आंसर करेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित है वह अंतीचक गांव के पास स्थित है। कहाँ पर? भागलपुर, बिहार में। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम बात करें तो यह इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने किया था और नष्ट करने का काम कौन किया था? बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा जाता है? भविष्य बौद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेयी को। मैत्रेयी को इसके बारे में जाना जाता है। और बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेयी को बताया जाता है। आगे, किन दो राजवंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज संभाला? उत्तर भारत का राज संभालने का काम कौन किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार और चोल ने। प्रतिहार और, यह नहीं चोल नहीं, पाल, प्रतिहार और पाल ने ये संभालने का काम किया था, जो कि तीन प्रमुख वंश थे, गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश और दक्कन में राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहार और पाल। अगला प्रश्न, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? ब्रह्म क्षत्रिय वंश के नाम से जो जाना जाता है वह है सेन वंश। सेन वंश जो कि बंगाल का एक वंश था जिसका संस्थापक था सामंत सेन। सामंत सेन इसका संस्थापक था और यह 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान सही नहीं है? नागनंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिक, शूद्रक, ये तीन सही है। चौथा ऑप्शन देखें तो चौथा ऑप्शन कहता है रत्नावली। रत्नावली जो है यह राजशेखर, ये गलत है। रत्नावली जो रचना है यह किसकी रचना है? उदयन की रचना है। रत्नावली की रचना उदयन ने की थी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नावली। अगला प्रश्न, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो परम सौगात के नाम से जो जाना जाता है यह राजवर्धन को कहा जाता है। और राजवर्धन जब हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। ठीक है, तो परम सौगात की उपाधि किसे दिया जाता है? राजवर्धन को दिया जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाने वाला शासक कौन था, वंश कौन था? तो वह था पल्लव। कौन? पल्लव वंश। अगला प्रश्न जो है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए हैं? किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए हैं? तो यह हैं गौतमीपुत्र प्रथम। गौतमीपुत्र प्रथम ने किया है। और सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था और इसका राज कर्नाटक से मध्य प्रदेश, गुजरात तक फैला हुआ था, जबकि सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक। अगला प्रश्न, योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ है? योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ है? तो यह हरियाणा का रोहतक में स्थित है। और कार्तिकेय को योद्धाओं के प्रमुख देवता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो कांची का राजा जो था समुद्रगुप्त के समय में विष्णुगुप्त था और इसका वर्णन इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त की बात करें तो ये पल्लव वंश से संबंध रखता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? 4 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी जो हमें मिलता है तो यह वाकाटक वंश का जो राजा था प्रवर सिंह।
वाकाटक वंश का राजा प्रवरसेन के साथ मिलता है। और वाकाटक दक्षिण भारत में राज करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज किया था। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन हैं? तो विंध्य शक्ति थे, जो कि गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? तो सेंड्रोकोट्स के नाम से जो चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया है वह है विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स ने इसे सेंड्रोकोट्स के नाम से बुलाया है। चंद्रगुप्त को एक अन्य नाम भी है, एंड्रोकोट्स। किस नाम से? एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए हैं? सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाने वाला राजा कौन था? तो वह है मौर्य। जो मौर्य राजा था बिंदुसार, बिंदुसार ने क्या किया था कि सीरिया के जो राजा एंटियोकस प्रथम था, एंटियोकस प्रथम इससे राजनीतिक संबंध बनाया था और बिंदुसार के राज्य में डायमेकस नामक सीरियाई राजदूत आया था, है ना। और अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का वर्णन मिलता है। 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में भी वर्णन मिलती है। अगला, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? तो ध्यान रखेंगे, जो देवपुत्र के नाम से जाना जाता है यह कनिष्क के शासन वंश यानी कि कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, इनके उत्तराधिकारियों को देवपुत्र के नाम से जाना जाता है। शक जो है, शक के राजा को हम क्षत्रप के नाम से जानते हैं। और जो सातवाहन वंश में आपको दिखेगा तो सातवाहन वंश वाले को दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से जानते हैं। आगे आए तो आपका प्रश्न है, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ है? तो महासंघिक निकाय का विकास हुआ है वैशाली में। कहाँ? वैशाली में हुई थी। जो वैशाली में संपन्न जो दूसरा बौद्ध संगीति था, इसमें थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को बाहर निकाल दिया था और इसी समय महासंघिक बना और उन्होंने जिन्हों निकाला था उन्हें हीन सांघिक का नाम दिया था, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का नाम बदला। समझेंगे महासंघिक और हीन सांघिक मतलब ये है कि जो वैशाली में जो दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था, इसमें थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर कर दिया था और जो अलग हुआ था इन भिक्षुओं ने ही उसी समय अपना एक अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघिक का नाम देता है। ठीक है, और जो निकाला गया था उसे हीन संघिक के नाम से जानते हैं। बाद में यही महासंघिक महायान बनता है और हीन संघिक हीनयान बनता है। आगे चलें, अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा मिलान सही है? कपिलवस्तु का शाक्य, है ना, कोलिये रामग्राम, कालम, अल्लाकप्पा, मल्ल, कुशीनगर। तो कपिलवस्तु में क्षत्रिय के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन राज करते थे और उन्होंने गौतम बुद्ध का जन्म वहीं पर हुआ था, है ना। शाक्य मुनि जो है कपिलवस्तु से संबंधित है। अगला प्रश्न, निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने नियुक्त किया था? तो यह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के कुल गुरु ने। कौन? व्यास ने। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी ने, डी नहीं, चाणक्य ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र इनकी एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित है? तो 23वें जैन तीर्थंकर जो है इनका संबंध है पार्श्वनाथ से और पार्श्वनाथ काशी वाराणसी के रहने वाले थे जिनके पिता का नाम अश्वसेन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे?
कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले नियुक्त किया गया था? तो वो हैं अलार कलाम और रामपुत्र। यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अलार कलाम पहला गुरु थे और दूसरा राजगीर में मिले थे इन्हें उदक रामपुत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है। ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? तो साकल जो है यह ऋग्वेद की शाखा है। ठीक है, ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है और इसकी 2 शाखा है, साकल और एक है वास्कल। कौन सी? वास्कल। आगे चलें, अगला प्रश्न है जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम दर्ज है? तो वह है रुद्र दामन का। ऑप्शन नंबर ए, रुद्र दामन। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अभी हमने आपको ऊपर में बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह कश्मीर के कुंडलबन में कनिष्क के समय में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, है ना। आगे, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? मथुरा कला का जो स्कूल था वो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका कुषाण वंश से। ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। आगे चलिए, प्रश्न है हमारा अगला कि भारत का प्रथम शक राजा कौन था? भारत का प्रथम शक राजा कौन था? शक वंश का संस्थापक तो वह था मोगा या मो। कहीं पर आपको मो के नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसने भारत में शक राज की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में अपना राज बनाया था। अगला प्रश्न, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की है? स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने किया था? तो स्ट्रेट गोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यवन। यवन जो है स्ट्रेट गोज को क्या कहा जाता था? सेनाध्यक्ष, यवनों के सेनाध्यक्ष। अगला प्रश्न, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला यवन राजा कौन था? तो डेमेट्रियस था। ऑप्शन नंबर ए, डेमेट्रियस। और उस समय मौर्य साम्राज्य को जीतने का काम ये किया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो मिनांडर जो था यह यवन का ही शासक था और इसने अपनी राजधानी को तक्षशिला में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था? विष्णु के सम्मान में जो ग्रीक था उसने हेलियोडोरस जो था इसने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया था और कहाँ पे? विदिशा में। ठीक है, विदिशा में इसे बनाया गया था। आगे, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किया था? तो सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भारत में जाता है यवन को। ठीक है, जबकि प्रमुख रूप से हिंद यूनानी जो कहे जाते हैं वो हैं। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर है, हिंद यूनानी या यवन। प्रश्न है, बृहत कथा की रचना किसने की है? बृहत कथा की रचना जो कि राजा हाल के राजकवि थे गुणाढ़। किसने? गुणाढ़ ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था? शक राजाओं ने जो मालवा से को जीता था शकों से वापस, वह थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? सातवाहन काल से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो वह है नासिक का शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए, नासिक शिलालेख। जो नासिक शिलालेख है यह सातवाहन काल से संबंधित है और इसे गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां गौतमी ने बनवाया था, है ना। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला बताया गया है। अगला प्रश्न,
सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की है? गाथा सप्तशती की रचना जो किया था वह सातवाहन वंश का राजा जो था, राजा हाल, इसने किया था। ठीक है, और वो किस में? तो प्राकृत भाषा में इसकी रचना की है। ठीक है, प्रेम कविताओं का संग्रह है गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि देने की प्रथा जो शुरू किया था तो यह था सातवाहन। सातवाहनों ने किया था, और सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी, और सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी मिलती है? तो ये बात है आपके लुम्बिनी अभिलेख के। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, लुम्बिनी अभिलेख। जब अशोक अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ जब मना रहा था तो लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित किया था और केवल 1/8 हिस्सा कर योग के रूप में घोषित किया, है ना। और ये सारे तथ्य और भी है तो निंगलवा और रुम्मनदेई अभिलेख से, शिलालेख से भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ और ब्राह्मण ये दोनों किसके तैत्तिरीय ग्रंथ हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों के दोनों शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धौलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? धौलावीरा जो था उसकी सबसे अनोखी स्थल क्या है? तो यहाँ ध्यान देंगे। पहला अगर ऑप्शन देखें तो इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। गलत है, इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है कि धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था और धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है कि कौन से राज गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? इन सभी में आपके ऑप्शन है कौन से राज संबंधित है, तो आपको ध्यान देना होगा। इन सभी में कौशल और गांधार, मगध, गांधार नहीं मगध, कौशल और मगध जो है यह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है, जबकि अवंती और जो गांधार है ये गौतम बुद्ध के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है ना। जबकि जो कौशल है, कौशल के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध के शिष्य थे और मगध का राज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा होना चाहिए 3 और 4। ये कथन नीचे है, यहाँ देखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये ध्यान देंगे। अगर देखें तो मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था है ऋग वैदिक काल। ठीक है, ये सही है। कई अनाज की खेती है, बिल्कुल। कृषि आधारित समाज है, बिल्कुल। वेतन की अधिकता, ये गलत है। वेतन के बारे में देने और लेने की कोई चर्चा नहीं है, उस समय वस्तु विनिमय की प्रक्रिया चलती थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेतन की अधिकता। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय में प्रयोग किया जाता है? तो विद्यालय में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम चरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो चरण शब्द वेद और वेदों की शाखाओं में सिखाने के लिए विद्यालय में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृत भाषा के व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी? प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की है? तो इसके लेखक हैं बररुचि। कौन? बररुचि इसके लेखक हैं प्राकृत प्रकाश के। अगला प्रश्न, मेगास्थनी द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? मेगास्थनी द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ देखें तो भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है, बिल्कुल। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, इसने 7 वर्गों में बांटा था। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये गलत है।
डायनेसियस ने भारत पर आक्रमण किया, ये भी सही है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्सर अकाल पड़ता था, ये गलत है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है। भारत के बारे में सर्वप्रथम किस विद्वान ने लिखा है, तो सही आंसर है ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलैक्स। कौन? साइलैक्स जो है भारत आया और उसे डोरियस नामक राजा ने भेजा था और उसके लेख में ये स्पष्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नाभि वर्ष किस देश के ऐतिहासिक नाम है। नाभि वर्ष, ठीक है, तो नाभि वर्ष जो है भारत का नाम, भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भारत का ही पुराना नाम नाभि वर्ष था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। ओके। दूसरा है कराइकल अम्यायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। तो प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है, तो यह भी सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही होंगे। देखिए, अगर इसके बारे में बताएं तो अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी और जो अम्याय शिव के भक्त थे और इसके बारे में लक्ष्य को प्राप्त करने की अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया गया है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्य की नियुक्ति किए थे। तो धर्म महामात्य की नियुक्ति धर्म प्रचार के लिए किया जाता था और इसकी नियुक्ति सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं अरिष्ट नेमि को। 22वां तीर्थंकर अरिष्ट नेमि को जाना जाता है। ठीक है, और उनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म के पहला कौन थे? ऋषभ देव। पार्श्वनाथ कौन से हैं? 23वें और 24वें नंबर पे हैं महावीर स्वामी। ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद में जो जानकारियां मिलती है ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि, इन दोनों का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया। मातृनामा जो है यह किस वंश के शासक द्वारा शुरू किया गया, तो सातवाहन वंश के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मतलब ये है कि मातृनामा में अपने नाम के आगे माता का नाम लिखते हैं। जैसे आपने सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो ये अपनी माँ का नाम पहले लिखते हैं। अगला प्रश्न, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा था। मनु ने जो मनु महाराज थे यानी कि मनु स्मृति में ब्राह्मणों को अधिक दंड देने की बात कही गई है और वो जब चोरी करता है कोई ब्राह्मण तब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम बुद्ध का रहा है। ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। ठीक है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था और गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की है। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना, प्रामाणिक और श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है कि किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था, तो मालदीव को जीतने का काम राजराज ने किया था। ठीक है, राजराज ने किया था, है ना। उसकी जो समुद्री सेना थी लगभग 12,000 थी और इसने ही श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपने समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके साथ साथ जो राजराज प्रथम था इसने कलिंग को भी जीता और चोल वंश के 3री सदी में 11वीं सदी तक राज करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अगला प्रश्न, कल्पद्रुम की रचना किसने की है। कल्पद्रुम की रचना किसने की है,
तो आपको पता होना चाहिए कि कल्पद्रुम जो है इसकी रचना लक्ष्मीधर द्वारा की गई है ना। और यह गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक ने ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह है जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जो कि अंग्रेज था और यह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभक भी था। ठीक है, आप कमेंट में ये बताएंगे अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने किस ईस्वी में पढ़ा था, ये बताएंगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल की खेती का साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बेलन की घाटी से प्राप्त होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन की घाटी से, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी की खेती में प्रथम साक्ष्य कहाँ पर माफ करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यहीं से हमें जूते हुए खेत, ऊँट के हड्डी, अग्नि वेदिकाएं ये सभी प्राप्त हुए हैं और ये कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न, पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है? तो जो निगंठना निपुत है ये किसे कहा गया है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। आगे देखें, अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहिक कहा जाता है? दौहित्र कहा जाता है। तो जो गुप्त राजा थे लिच्छवी, वो समुद्रगुप्त, जिन्हें लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था और इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, अर्थात लिच्छवियों की पुत्र या पुत्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो राज्य के राजस्व की वसूली करने का काम करता था वह होता है संहर्ता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, संघर्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? तो गुप्त काल में सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का जो कारण है वह है व्यापार में गिरावट आना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार में गिरावट आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अष्टम स्थान कौन सा नहीं है? अष्टम स्थान कौन सा नहीं है? तो इन सभी में जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है तक्षशिला, वो अष्टम स्थान नहीं है। अगर हम बात करें अष्टम स्थान तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, और बुद्ध के जो 8 स्थान हैं, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, साकस्य, राजगिरी और वैशाली, इसी को अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। फिर से हम बता रहे हैं, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, एक नाम है आपका सकास्य, राजगिरी और वैशाली। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, और यह अशोक के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बट वृक्ष यानी कि जो आपका पीपल का वृक्ष था वहां पर हुआ था 35 वर्ष की आयु में, बोधगया में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का एक पुत्र था, वो पुत्र का नाम क्या था? राहुल। कौन? राहुल। और गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा। कौन थी? यशोधरा। ठीक है, और उन गौतम बुद्ध के पुत्र का जन्म 534 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम 100 प्रश्न ही करेंगे। एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको
आगे के 100 प्रश्न कराए जाएंगे। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसे लगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर। साथ ही साथ PDF की लिंक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग बिहार दरोगा बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास समय है, ज़्यादा नहीं, अभी 4 से 5 दिन ही क्लास आगे बढ़ी है, जिसका रिकॉर्डेड क्लास आपको वीडियोज मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे। तो आप हमारा एप्लीकेशन नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या गूगल प्ले स्टोर में जाकर ज्ञान फॉर एग्ज़ाम सर्च करें। ज्ञान फॉर एग्ज़ाम सर्च करते ही आपको हमारा एप्लीकेशन दिखेगा, उसे डाउनलोड कर लें और हमारे बैच में ज्वाइन कर जाएं, जहां पर आपको बिहार दरोगा की पूरी तैयारी, साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट करेंट भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको अभी ऑफर में 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दी जा रही है, और साथ ही साथ आपको पेटीएम, अमेजॉन, मिंत्रा, इन सभी जगहों पर 350 रुपये तक की, 350 रुपये तक की आपको डिस्काउंट भी दी जा रही है। साथ ही साथ कुछ सामान खरीदने के लिए आपको कूपन भी दिए जाएंगे। तो ये ऑफर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, आपके लिए एक बेहतर मौका है आपके सपनों को साकार करने के लिए। तो आज ही हमारे साथ जुड़े, और अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर है 7654957719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।